हेलो स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम सल्तनत कालीन समाज के बारे में, उसके सामाजिक जीवन के बारे में अध्ययन करेंगे कि सल्तनत काल में समाज किस प्रकार का था। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ा था, जिसके अंतर्गत हमने विजयनगर साम्राज्य की राजनीतिक उपलब्धियों के बारे में और उसकी सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में अध्ययन किया था। आज हम सल्तनत कालीन समाज के बारे में अध्ययन करेंगे। जब मुस्लिम आक्रमणकारी महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी भारत में आए तथा जब यहाँ पर मुस्लिम सत्ता की स्थापना हुई, मुस्लिम राज्य स्थापित हुआ, तो भारतीय समाज में कई वर्ग थे, जिनमें शासक और सामंत वर्ग, मध्यम वर्ग तथा साधारण वर्ग में बटा हुआ था भारतीय समाज। मोटे तौर पर इन्हें उच्च वर्ग, जिसके अंतर्गत शासक और सामंत, दूसरा मध्यम वर्ग जिसके अंतर्गत बुद्धिजीवी वर्ग, और तीसरा साधारण वर्ग था जिसमें कृषक और दासों को शामिल किया जाता था। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद समाज में एक नया वर्ग, उलेमा वर्ग भी स्थापित हुआ, जो धर्मशास्त्रियों, पीरों आदि से मिलकर बना हुआ था। सल्तनतकालीन समाज को उच्च वर्ग और निम्न वर्ग दो भागों में हम बांट सकते हैं। उच्च वर्ग में शासक, सामंत तथा कुलीन और उलेमा वर्ग आता था, जबकि निम्न वर्ग में कृषक, उद्योगकर्मी व दास वर्ग को शामिल किया जाता था। इनमें उच्च वर्ग केवल उपभोक्ता था, उसे जीवन में सुख देने वाली वस्तुओं का उपयोग करने का विशेषाधिकार प्राप्त था। दूसरी तरफ साधारण वर्ग था, जो कड़े परिश्रम से वस्तुओं का उत्पादन करता था। यह वर्ग आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर शेष सभी वस्तुएं इस उच्च वर्ग के जो उपभोक्ता थे उनको अर्पित कर देता था। अब बात करते हैं सबसे पहला वर्ग सल्तनत काल में उच्च वर्ग जो था वो था कुलीन वर्ग। राज परिवार के ठीक नीचे मुस्लिम समाज का एक कुलीन वर्ग भी था, जिसे उमरा नाम से जाना जाता था। वैसे तो इस वर्ग के अधिकांश व्यक्ति अपना प्रारंभिक जीवन दास अथवा साधारण सैनिक के रूप में प्रारंभ करते थे, किंतु अपनी उपलब्धियों के कारण ये प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त कर लेते थे। सुल्तान तथा सम्राटों की विशेष कृपा इन्हें मिल जाती थी, जिसके बाद में इनको मलिक और खान की उपाधि प्राप्त हो जाती थी और इन्हें बाद में उच्च स्थान और उच्च पद भी मिल जाता था। उन्हें अपने भरण पोषण के लिए भूमि भी दी जाती थी, जिनको इक्ता कहा जाता था। इन इक्ताओं में वो मुक्ति की हैसियत से कार्य करते थे, यानी उनको प्रांतीय शासक बना दिया जाता था इक्ता का। ये बाद में धर्मांध शासक की भांति प्रजा पर अत्याचार करते थे, जिससे बहुसंख्यक जनता इनके विरुद्ध हो जाती थी। इस कुलीन वर्ग में भी दो वर्ग स्पष्ट रूप से सामने आते हैं। वो है एक विदेशी मुसलमानों का, दूसरा है भारतीय मुसलमानों का। विदेशी मुसलमानों में अफगान, तुर्क, ईरानी और अरबी शामिल थे। प्रथम वर्ग में ज़्यादातर सैनिक लोग शामिल थे और इनमें से अधिकांश विदेशियों की संतान थे। यह वर्ग सल्तनत की शक्ति का मुख्य आधार स्तंभ था। शासन प्रबंध व साम्राज्य की सुरक्षा का दायित्व इसी वर्ग पर था। ये राजधानी व प्रांतों में विभिन्न सैनिक पदाधिकारियों के रूप में तथा सिपाहियों के रूप में कार्य करते थे। राज दरबार तथा शासन प्रबंध में विदेशी मुसलमानों का वर्चस्व था। शाही कृपा प्राप्त इस कुलीन वर्ग का जीवन जो है बड़ा विलासितापूर्ण था। इस विलासी जीवन के कारण इनके जीवन में अनेक दोष उत्पन्न हो गए थे। इस कुलीन वर्ग के अतिरिक्त मुस्लिम समाज में सैयदों का भी एक बड़ा वर्ग था। जो हिंदू समाज में ब्राह्मणों का था, वही स्थान मुस्लिम समाज में सैयदों का था। ये सैयद अपनी सच्चरित्रता और सद्गुणों के कारण पूजनीय थे और एक समय दिल्ली सल्तनत में ऐसा भी आया जब सैयदों ने दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर अधिकार कर लिया। ये समय था 1414 से लेकर के 1451 ईस्वी के बीच का। लेकिन बाद में जो है पाखंडी और नकली सैयद शेख और पीर बन गए, जो जनता को गुमराह करने लगे। हम बात करते हैं दूसरे वर्ग की, उच्च वर्ग का। मुस्लिम समाज में जो उच्च वर्ग था उसके दूसरे वर्ग की बात करते हैं, वो था उलेमा वर्ग। कुलीन मुस्लिम समाज में एक वर्ग धर्मशास्त्रियों का था, जिन्हें उलेमा कहा जाता था। ये राज्य में धार्मिक और न्यायिक पदों पर नियुक्त होते थे। इनमें धार्मिक ज्ञान के कारण लोग इनका बहुत सम्मान करते थे। उलेमा वर्ग जो है इस्लामी धर्मशास्त्रों में पारंगत होता था। तुर्की सल्तनत की स्थापना से ही उलेमा वर्ग अत्यंत प्रभावशाली हो गया था।
तथा सुल्तान व मंत्री महत्वपूर्ण विषयों पर उलेमाओं से सलाह लिया करते थे। इसीलिए उलेमा वर्ग का शासन में हस्तक्षेप बढ़ गया था। दिल्ली के प्रारंभिक सुल्तान तो पूर्ण रूप से उलेमाओं के प्रभाव में थे। अलाउद्दीन खिलजी ने पहली बार उलेमाओं का प्रशासन में हस्तक्षेप स्वीकार नहीं किया तथा उसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया। लेकिन निर्बल उत्तराधिकारियों के काल में उलेमा वर्ग जो है उन पर फिर से हावी हो गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने भी इनके प्रभाव को कम करने की नीति अपनाई, जिससे यह वर्ग उसके खिलाफ हो गया और उसकी योजनाओं को विफल किया और साम्राज्य में विद्रोहों को भड़काया, जो कि विध्वंसकारी सिद्ध हुआ दिल्ली सल्तनत के लिए। फिरोज तुगलक तो उलेमाओं की सलाह के अनुसार ही शासन चलाता था, लेकिन उलेमाओं द्वारा प्रशासन में हस्तक्षेप की नीति दिल्ली सल्तनत के पतन का कारण बनी, क्योंकि इन उलेमाओं का दृष्टिकोण धार्मिक दृष्टि से बड़ा संकुचित होता था और ये कट्टरता पर बल देते थे। हम बात करते हैं समाज का जो दूसरा वर्ग है, दास वर्ग, उसके बारे में। पश्चिम एशियाई देशों, अरब देशों में ये दास प्रथा विद्यमान थी और मुस्लिम समाज में ये प्रथा यहीं से आई थी। भारतीय मुस्लिम शासकों ने देखा देखी इस प्रथा को अपनाया, दास प्रथा को। इसे अमानवीय नहीं माना गया था। दासों के साथ में बड़ा अच्छा व्यवहार किया जाता था, उनके पढ़ाई लिखाई पर, शिक्षा पर ध्यान दिया जाता था, विभिन्न कलाओं में उनको पारंगत किया जाता था। मुस्लिम व्यापारी जो है सुंदर और होनहार बालकों की खोज करते थे। ये उनको संरक्षकों से खरीदकर उनका बड़े लाड़ प्यार से पालन पोषण करते थे। ये क्रय किए गए दासों को युद्ध विद्या सिखाते थे, घुड़सवारी सिखाते थे। हम देखते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश इसी तरह के खरीदे हुए दास थे। कभी कभी ऐसे योग्य दास निकले जो शासक पुत्रों से भी अधिक योग्य और विश्वसनीय थे। गौरी के 4 दासों ने विशेष ख्याति प्राप्त की थी। इनमें कुतुबुद्दीन ऐबक, यालदोज, कुबाचा तथा मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी मुख्य हैं। गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को और ऐबक ने इल्तुतमिश को दास के रूप में खरीदा था। इल्तुतमिश ने बलबन को दास के रूप में खरीदा था। योग्य दासों को प्रशासन व राजकीय पदों पर नियुक्त किया गया था। ये इक्ता में पदाधिकारी व बाद में मुक्ति नियुक्त कर दिए जाते थे अपनी योग्यता के हिसाब से। खिलजी व तुगलक काल में दासों की संख्या में वृद्धि हुई। अलाउद्दीन खिलजी के समय मलिक काफूर एक दास ही था जिसने दक्षिण में शानदार सैनिक सफलताएं प्राप्त की। फिरोज तुगलक के काल में दासों की संख्या में अत्यंत वृद्धि हुई। उसने दासों के लिए एक पृथक विभाग स्थापित किया जिसे दीवाने बंदगान के नाम से जाना गया। लेकिन ये दास प्रथा दिल्ली सल्तनत के लिए घातक सिद्ध हुई, क्योंकि दास जो है उन्होंने अपने आप को संगठित कर लिया और फिर ये किंग मेकर की भूमिका अदा करने लगे। राजाओं को बनाने में और हटाने में ये अपनी भूमिका निभाने लगे, जिससे साम्राज्य में षड्यंत्र बढ़े। ये सही है कि दासों के प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था की जाती थी। उन्हें कला और साहित्य में, घुड़सवारी में, विभिन्न विद्याओं में निपुण बनाया जाता था, लेकिन इनसे राजकोष पर व्यय का भार बढ़ता था, जिससे सल्तनत का खजाना खाली हुआ। हम बात करते हैं सल्तनतकालीन समाज के एक मुख्य वर्ग की, वो है स्त्रियों के बारे में। समाज में स्त्रियों की स्थिति सल्तनतकालीन समाज में जो है पर्दा प्रथा विद्यमान थी। उस समय बाल विवाह, विधवाओं की स्थिति भी कुछ अच्छी नहीं थी। बहुविवाह थी धनी वर्ग में, और साधारण वर्ग में एक पत्नी प्रथा का प्रचलन था। इस्लाम के आगमन के साथ भारत में नई परंपरा का उदय हुआ, जिनमें पर्दा प्रथा मुख्य थी। मुसलमानों के मूल देश अरब व तुर्किस्तान में महिलाओं को पर्दे में रहना अनिवार्य समझा जाता था। इस तरह हिंदुओं में पर्दे की प्रथा मुसलमानों के प्रभाव के परिणाम स्वरूप आई। हिंदुओं ने अपनी नारी जाति की सुरक्षा और उसकी मर्यादा की रक्षा के लिए पर्दा प्रथा को अपनाया था। सामान्य जनता में केवल एक पत्नी प्रथा का प्रचलन था, जबकि धनी वर्ग जो है अनेक पत्नियां, एक से अधिक पत्नियां रख सकते थे। तलाक व पुनर्विवाह मुसलमानों में आम बात थी, लेकिन हिंदू समाज में ये वर्जित थे। माता के रूप में नारी की स्थिति बड़ी सम्माननीय थी। सल्तनत काल में कई स्त्रियों के राजनीति में भाग लेने के उदाहरण भी हमें मिलते हैं। जैसे इल्तुतमिश की जो पत्नी थी शाह तुर्कान, इसने पहली बार राजनीति में भाग लिया था, और इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद
अपने अयोग्य पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज को उसने दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठाया था। सल्तनत काल में स्त्रियों की राजनीति में भाग लेने का दूसरा उदाहरण रजिया सुल्तान है, जो अपनी योग्यता के कारण इल्तुतमिश के द्वारा अपनी उत्तराधिकारी नियुक्त की गई थी। सल्तनत काल में राजनीति में भाग लेने का तीसरा उदाहरण जो है जलालुद्दीन खिलजी की पत्नी मल्लिका ए जहान थी, जिसने जलालुद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद में अपने अयोग्य पुत्र को दिल्ली की गद्दी पर बैठाने का प्रयास किया। इसने जलालुद्दीन खिलजी के बड़े पुत्र अरकली खां के अधिकारों का भी इसने उल्लंघन किया था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसको पराजित करके बंदी बना लिया गया, पराजित करके। इसके बाद में तुगलक सुल्तान भी स्त्रियों को बहुत अधिक सम्मान देते थे। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि मुस्लिम राज्य की स्थापना के बाद स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आने लगी थी। पर्दा प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा, जौहर प्रथा आदि समाज में काफ़ी बढ़ गई थी ये प्रथाएं। फिरोज तुगलक व सिकंदर लोदी ने स्त्रियों की स्वतंत्रता पर अनेक प्रतिबंध लगाए, उनके धार्मिक स्थानों पर जाने की पाबंदी लगा दी।